The tragic past of Ukiura Clifford, the hollow born in darkness. उकियोरा क्लिफर्ड ब्लीच का वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग और ट्रेजिक कैरेक्टर है। ये बाकी स्पार्टास की तरह नहीं कि रिवेंज, एम्बिशन या ब्लड लस्ट के पीछे पागल हो, बल्कि ये नाहिलिज्म और एक्सिस्टेंशियल डिस्पेयर से भरा हुआ था। नाहिलिज्म, अगर मैं इस चीज को ह्यूमंस के हिसाब से देखूं तो ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें इंसान सभी रिलीजन्स और मॉरल प्रिंसिपल में बिलीव रखना छोड़ देता है और यही मानता है कि लाइफ मीनिंगलेस है। लेकिन अगर मैं इस चीज को फिलोसफी या उकियोरा के हिसाब से देखूं तो ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें इंसान को लगता है कि इस दुनिया में कुछ रियल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मेरे हिसाब से नाइलिस्टिक होना बहुत ही नेगेटिव स्टेट है किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि जब कोई इंसान अपनी एग्जिस्टेंस पे सवाल करने लग जाए तो वो कुछ भी अचीव नहीं कर सकता है, क्योंकि अब उसकी लाइफ का मेन एम तो यही पता करना हो जाएगा कि इस दुनिया में कुछ रियल एग्जिस्ट करता है या नहीं। एक्सिस्टेंशियल डिस्पेयर, ये एक ऐसी स्टेट या फीलिंग होती है जिसमें इंसान सभी होप खो देता है और जिंदगी का क्या मतलब है इस पे सवाल करने लगता है। उकियोरा की बैक स्टोरी हमें ब्लीच सीरीज में तो देखने को नहीं मिली है, लेकिन ब्लीच अनमास्क्ड डेटा बुक में देखने को मिली है। इस बुक में हमें इसकी लोनली एग्जिस्टेंस से लेके ये भी बताया है कि क्यों इसने नथिंगनेस में मतलब ढूंढ लिया। तो मैंने इसकी लाइफ को बहुत ही डिटेल में 6 पॉइंट में ब्रेक डाउन किया है। नंबर 1, उकियोरा's origin, the white inverted world. Number 2, his transformation into a vasto lord. Number 3, his philosophy of emptiness. Number 4, becoming an Arankar and joining Aizen. Number 5, his role in Last Noches. Number 6, his death and understanding of the heart. उकियोरा's origin, the white inverted world. उकियोरा बाकी हॉलोस की तरह नहीं जो व्हाइट डेजर्ट ऑफ वेकोमुंडो में पैदा हुआ हो, बल्कि ये एक डार्क और ईग प्लेस नोन एज व्हाइट इन्वर्टेड वर्ल्ड में पैदा हुआ था। ये वेकोमुंडो के मेन डेजर्ट की तरह नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जो कि डार्क, साइलेंट और लाइफलेस थी। ये ऑलमोस्ट एक वॉइड की तरह है, मतलब एक ऐसी जगह जो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। इससे इन्वर्टेड वर्ल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी भी नॉर्मल ह्यूमन का परसेप्शन ही फ्लिप कर देगा टुवर्ड्स लाइट एंड डार्कनेस। इस जगह पे काला आसमान नहीं है, बल्कि ये कम्प्लीटली काला है और यहाँ तक कि इसमें चांद सितारे भी नहीं हैं। इसमें डार्क स्ट्रक्चर्स की जगह एक ऐसा लैंडस्केप है जिसमें प्योर व्हाइट ट्रीज है जो कि हल्का हल्का ग्लो करते हैं डार्कनेस में। वहाँ की जमीन में मिट्टी नहीं है, बल्कि वो एक स्मूथ व्हाइट सरफेस है जो कि ऑलमोस्ट एक फ्रोजन वेस्टलैंड जैसा है। और ये सारी चीजें उसे स्टैंड आउट करवाती है वेकोमुंडो से। और अगर मैं तुम्हें वहाँ का एनवायरमेंट और अपीयरेंस बताऊं तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्योर साइलेंस है। वहाँ पे ना हवा है, ना कोई साउंड और ना ही कोई मूवमेंट, मतलब वहाँ पे सिर्फ स्टिलनेस है। और मैंने जो तुम्हें वहाँ पे पेड़ बताए थे वो असलियत में पेड़ नहीं है, बल्कि वो शार्प अननेचुरल स्प्राइस है जो कि उस जगह को एलियन लुक देते हैं। इमेजिन करो एक ऐसी जगह जो कि एंडलेस, लाइफलेस और डार्कनेस से भरी पड़ी है, और ऐसी जगह पे उकियोरा पैदा हुआ था। तो चलो मैं बताता हूँ उकियोरा ने वहाँ पे क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस की। तो वो जब से पैदा हुआ वो तब से कम्प्लीटली अकेला था। जैसे सभी हॉलोस की इंस्टिंक्ट होती थी सोल्स को कंज्यूम करने की, वहीं उकियोरा को कुछ भी नहीं फील होता था। यहाँ तक कि उसे कभी भूख भी नहीं लगती थी और ये भी नहीं फील होता था कि उसे कोई कंपेनियन चाहिए। वो बस सिंपली जी रहा था बिना किसी पर्पस के। एक दिन इसे एक झुंड मिला हॉलोस का जो कि बिल्कुल इसकी तरह थे दिखने में, और उन सब ने व्हाइट मास्क पहने हुए थे और उनकी पेल बॉडीज थी। इसने सोचा कि मैंने फाइनली किसी को ढूंढ लिया है जो कि बिल्कुल मेरी तरह है, तो इसने उनको अप्रोच किया, लेकिन उन सब ने इसे इग्नोर कर दिया। और इस मूवमेंट ने उसे अंदर से एकदम तोड़ दिया और उसे ये लगा कि वो हॉलोस के बीच में भी कम्प्लीटली अकेला है। और इस मूवमेंट पे उसे रियलाइज होता है कि वो कितना आइसोलेटेड है, इसलिए वो अपना मास्क एक सफेद पेड़ में मार के तोड़ने लग जाता है और तभी उसके मास्क का एक पीस टूट भी जाता है। लेकिन उसे कुछ भी फील नहीं होता है, ना ही पेन, ना ही रिलीफ और ना ही कोई सेटिस्फैक्शन। और इस चीज की वजह से उसे कंफर्म हो जाता है कि इमोशन और एग्जिस्टेंस मीनिंगलेस है। अब उसे लगने लगा कि लाइफ पॉइंटलेस है, क्योंकि उसके खुद के लोग उसे एक्नॉलेज ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और अब उसने किसी भी चीज के पीछे मतलब ढूंढना छोड़ दिया और ये एक्सेप्ट कर लिया कि एम्प्टीनेस ही असली सच है। और इसी पॉइंट पे वो नाइलिस्टिक बन गया और ये बिलीव करने लगा कि ताकत ही ऐसी चीज है जो एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। और यहीं पे वो एक बहुत ही अच्छी लाइन बोलता है, एवरीथिंग इज मीनिंगलेस, there is no heart, no reason to exist, no light, only darkness. Symbolism behind the white inverted world. मेरे हिसाब से ये जो व्हाइट इन्वर्टेड वर्ल्ड है ये सिर्फ एक फिजिकल लोकेशन नहीं है, बल्कि ये उकियोरा की सेल्फ रिफ्लेक्शन है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ चलो मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ। ये जो व्हाइट ट्रीज है ब्लैकनेस में, ये उकियोरा के पेल और इमोशनलेस एग्जिस्टेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं इस डार्क वर्ल्ड में। वहाँ पे जो एब्सोल्यूट साइलेंस है वो इसके लैक ऑफ इमोशन और हर एक चीज से डिस्कनेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है, और इसकी आइसोलेशन इसके अकेलेपन को दर्शाती है। और वहाँ पे जो नो लाइफ नो डेथ का कॉन्सेप्ट है वो इसकी नाइलिस्टिक फिलोसफी को शो करता है, डेट एग्जिस्टेंस है
हैज नो मीनिंग। ये जो हमें व्हाइट एंड ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, ये इसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे वो एग्जिस्ट तो करता है लेकिन उसे ये फील नहीं होता कि वो जिंदा है। वो दूसरों को देख तो सकता है लेकिन वो खुद अनसीन रह जाता है। उसकी खुद की कोई डिजायर नहीं है लेकिन तब भी उसे कुछ चीजों का मतलब ढूंढना है। मैंने वेको मुंडो और व्हाइट इन्वर्टेड वर्ल्ड का कंपैरिजन चार्ट बनाया जिसे तुम वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, और हाँ पढ़ ही लेना, बहुत मेहनत से बनाया है। लेकिन अगर मुझे इस चार्ट को शॉर्ट में बताना हो तो वेको मुंडो एक ऐसी दुनिया है जिसे हम वर्ल्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हॉलोस के बीच में रेस लगी हुई है स्ट्रॉन्गेस्ट बनने की। पर वहीं अगर मैं दूसरी तरफ व्हाइट इन्वर्टेड वर्ल्ड को देखूं तो ये एक ऐसी जगह है जिसे हम वर्ल्ड ऑफ नथिंगनेस बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ पे सिर्फ एम्प्टीनेस है। और इसी चीज से मुझे उकियोरा की एक लाइन याद आई, I was born into a world where everything was white. No one could touch me, no one could reach me. I had no place to go. डैम भाई, क्या लाइनें बोलता है ये बंदा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उकियोरा की बात कर रहा हूँ। मतलब इसकी मोस्ट ऑफ द लाइंस भाई बहुत ही ज्यादा कूल होती हैं। तो अब जैसे जैसे टाइम बीता उकियोरा वास्टो लोर में ट्रांसफॉर्म हो गया और ये सबसे पावरफुल क्लास होती है हॉलोस की। चलो बात करते हैं उकियोरा's philosophy of emptiness, the true meaning of nothingness। ये पूरी दुनिया को एक अलग ही डिटैच्ड पर्सपेक्टिव से देखता था। इसके हिसाब से इमोशंस इल्यूजन होते हैं और गोल्स मीनिंगलेस डिस्ट्रैक्शन। उकियोरा के हिसाब से दो ही चीजें एग्जिस्ट करती थी, एक ताकतवर लोग जो अपनी ताकत की मदद से खुद की रियलिटी दूसरों पे फोर्स करते हैं, और दूसरे कमजोर लोग जो कि इल्यूशन और इमोशन पे लटके रहते हैं। उसके हिसाब से लव, होप और फ्रेंडशिप मीनिंगलेस डिस्ट्रैक्शन है और ड्रीम्स फुलिश बिलीफ। उसे लगता था कि इमोशंस लाइक फियर एंड पेन एक टेम्पररी इल्यूशन है और दिल एक झूठ जिसे कमजोर लोगों ने बनाया है अपने आप को दिलासा देने के लिए। इसे लगता था कि जो लोग इमोशंस पे रिलाई करते हैं वो सिंपली वीक होते हैं, क्योंकि उनके बस की नहीं होती है रियलिटी को एक्सेप्ट करने की। चलो बात करते हैं इसके क्या व्यूज थे इमोशंस और ह्यूमन वीकनेस पे। उकियोरा इमोशंस तो फील करता नहीं था, जिसकी वजह से उसे इस चीज की इंपॉर्टेंस पता नहीं थी और वो सोचता था कि इमोशंस लोगों को वीक बना देते हैं। अगर बात करें उकियोरा के क्या व्यूज थे फियर और पेन पे, तो उसने आज तक डर महसूस ही नहीं किया था। यहाँ तक कि वो लड़ाई में भी नहीं डरता था, क्योंकि उसके अंदर डर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो ह्यूमंस और शिनिगामी को पैथेटिक क्रीचर्स की तरह देखता था जो कि अपने इमोशन से कंट्रोल हो जाते थे। अगर बात करें उसके क्या व्यूज थे लव एंड बॉन्ड पे, तो वो बिलीव करता था कि लोगों के बीच का बॉन्ड बहुत ही कमजोर होता है और उसे बहुत ही आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसलिए वो ओरिहिमे और इचिगो को मॉक करता था। वो लव को इल्यूशन मानता था और उसे लगता था कि लोग प्यार में इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि वो एंड में अकेले ना रह जाएं। बात करें इसके क्या व्यूज थे स्ट्रेंथ और पावर पे, तो इसके हिसाब से पावर इकलौती ऐसी चीज है जो एग्जिस्ट करती है। उसे लगता है कि स्ट्रॉन्ग बीइंग्स वही होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ की एम्प्टीनेस को एक्सेप्ट कर लिया है और अपने इमोशंस को अबेंडन कर दिया है। इसी वजह से वो आइसन से इतना लॉयल था। चलो मैं बताता हूँ कि उकियोरा का क्या रोल था लास्ट नोचेस में। तो लास्ट नोचेस ही वो जगह थी जहाँ पे अरंकार का कैसल था और ये वही जगह है जहाँ से आइजन रूल करता था। पर क्वेश्चन ये आता है कि वो क्या चीज है जो उकियोरा को इतना स्पेशल बनाती है और स्पार्टा नंबर 4 भी बनाती है। तो ये बाकी स्पार्टास की तरह प्राइड, अग्रेशन और एम्बिशन पे बेस्ड नहीं था, बल्कि ये बहुत ही कोल्ड, कैलकुलेटिंग और हाईली इंटेलिजेंट था। ये उन गिने चुने स्पार्टास में आता था जो कि रीजनरेट कर सकते थे, जिसकी वजह से इसे हराना एक्सेप्शनली डिफिकल्ट था और ये सेकंड रिलीज के बाद तो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता था। इसने नाइलिज्म अपना लिया था, जिसकी वजह से इसे लगता था कि इमोशंस और मॉरल्स मीनिंगलेस होते हैं और इसीलिए ये आइजन के लिए एकदम परफेक्ट टूल था। बात करें इसकी मेन ड्यूटीज क्या थी, तो ये आइजन का मोस्ट ट्रस्टेड स्पार्टा था, जिसकी वजह से आइजन इसे किसी को पकड़ने वाले या किसी पे ध्यान रखने वाले काम देता था। जैसे हमने देखा ही था कि ओरिहिमे को पकड़ने के लिए और इस पे ध्यान रखने के लिए आइजन ने उकियोरा को ही बोला था। ये किरिमजाओ जैसा स्पार्टा नहीं था जो कि जाते के साथ ही अपने एनिमीज से लड़ाई करने लग जाए, बल्कि ये पहले उन्हें पढ़ता था फिर कोई मूव लेता था और इसी वजह से ये बहुत ही अच्छा इंटेरोगेटर और ऑब्जर्वर भी था लास्ट नोचेस में। बात करें आइजन ने उकियोरा को ही क्यों चुना ओरिहिमे को किडनैप करने के लिए, तो ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये बहुत ही लॉयल और रैशनल था और ओरिहिमे की एबिलिटी भी कुछ हद तक डेंजरस थी। इस वजह से एक ऐसा स्पार्टा चाहिए था जो कि बहुत ही एनालिटिकल माइंडसेट से लड़े। बात करें कि इसने कैसे ओरिहिमे को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट किया। जब ओरिहिमे लास्ट नोचेस में आ गई थी तो उकियोरा उसका वार्डन और ऑब्जर्वर बन गया था और इसने जो सबसे पहली टेक्निक ओरिहिमे पे यूज की थी वो थी आइसोलेशन एंड साइकोलॉजिकल प्रेशर। उसने सबसे पहले ओरिहिमे को बोला कि उसके दोस्त उसके बारे में भूल गए हैं और ये चीज उसकी होप को धीरे धीरे तोड़ देगी। और इसके बाद उसने ओरिहिमे को ऐसा फील करवाया कि वो पावरलेस है और उसके पास एक ही चॉइस है कि उसे आइसन की बातें माननी पड़ेगी। और इसने ओरिहिमे को अकेले एक कोल्ड, साइलेंट और एम्प्टी रूम में रखा था ताकि ये अंदर से टूट जाए। इन सारी चीजों के बाद उकियोरा ने ओरिहिमे के बॉन्ड्स और इमोशंस को चैलेंज किया। उकियोरा के हिसाब से इमोशंस वीकनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं ओरिहिमे इमोशंस को ह्यूमन स्ट्रेंथ मानती थी। और इसी स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए उकियोरा ओरिहिमे को कॉन्स्टेंटली बताता है कि
लव, फ्रेंडशिप, होप सिर्फ इल्यूजन है। और वो ओरिहिमे से एक सवाल भी पूछता है, व्हाट इज द हार्ट। अगर तुम्हें इस क्वेश्चन का जवाब पता है तो मुझे कमेंट्स में बताओ। और हाँ, कोई भी बायोलॉजिकली नहीं बताएगा। वो ओरिहिमे की होप तोड़ने के लिए अपनी पावर भी दिखाता है। जब इचिको लास्ट नोटिस में आके उकियोरा से लड़ता है तो इस फाइट में उकियोरा अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है और इचिको का होलो मास्क तोड़ देता है और ओरिहिमे को बिलीव करवाता है कि इचिको से बचा नहीं सकता है। और इससे वो ये भी प्रूव कर देता है कि ओरिहिमे की होप मीनिंगलेस थी। उकियोरा का यही गोल था कि वो ओरिहिमे को मना ले किसी भी तरह नाइलिज्म अपनाने के लिए और ये प्रूव करवा दे कि होप, लव जैसे इमोशंस मीनिंगलेस हैं। भले ही उकियोरा इतना डिटैच्ड था इमोशंस से, लेकिन तब भी उसने कई बार इंटरेस्ट दिखाया था ह्यूमन इमोशंस में। जैसे एक बार उसने पूछा था कि व्हाट इज द हार्ट, और एक बार उसने ओरिहिमे से बोला था कि मुझे दिल दिखाओ कैसा होता है। तो ओरिहिमे ने बोला ये एक ऐसी चीज है जो तुम देख नहीं सकते हो। और ये चीज सुन के वो गुस्सा हो गया क्योंकि वो उन्हीं चीजों पे बिलीव करता था जो कि वो देख सकता था। एक और चीज जो कि शो करती है कि उकियोरा का इंटरेस्ट था ह्यूमन इमोशन समझने में, वो है कि उसने कभी ओरिहिमे को मारा नहीं। देखो, अगर उसका मन नहीं होता ह्यूमन इमोशन समझने में तो वो ओरिहिमे को कब का मार देता, लेकिन उसने नहीं मारा। तो ये चीज शो करती है कि उसका इंटरेस्ट था ह्यूमन इमोशन समझने में। चलो बात करते हैं उकियोरा's डेथ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हार्ट। तो अगर मैं इसकी पूरी लाइफ को शॉर्ट में बताऊं तो यही थी कि ये एग्जिस्टेंस को मीनिंगलेस मानता था और इमोशंस को इल्यूजन। इसके हिसाब से स्ट्रेंथ ही असली चीज है और बाकी सारी चीजें वीकनेस और सेल्फ डिसेप्शन। ये अपनी फाइनल बैटल में इचिगो से यही सोच के लड़ रहा था कि इमोशंस मीनिंगलेस है और इसीलिए वो इचिगो को बहुत ही बड़ा वाला होतिया मानता था क्योंकि वो अपने इमोशनल अटैचमेंट की वजह से लड़ रहा था। लेकिन इसका दिमाग तब घूमा जब इचिगो प्योरेस्ट इमोशनल स्टेट में चला गया और फुल रिच में आके अपने होलो की लास्ट फॉर्म वास्ट और लोर अनलॉक कर दी। इस चीज की वजह से ये हुआ कि उकियोरा ने अपनी फिलोसफी पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि इसके हिसाब से तो इमोशंस वीकनेस का सिंबल है, तो फिर इचिगो इतना पावरफुल कैसे हो गया। और यही वो टाइम था जब उकियोरा ने पहली बार कोई इमोशन एक्सपीरियंस किया और वो इमोशन था फियर यानी डर। हारने के बाद उकियोरा स्ट्रेंज और अनफेमिलियर इमोशंस फेस करने लग गया। खैर उसके लिए तो सभी इमोशंस स्ट्रेंज और अनफेमिलियर थे। पहले तो वो खुद पे सवाल करने लगा कि जिस चीज पर वो आज तक भरोसा करते हुआ है वो झूठ है, और उसके बाद उसे अफसोस होने लगा कि वो कितना गलत था इमोशंस के बारे में। लास्ट में जब वो हवा में मिलने लगा तो उसे एक सेंस ऑफ एम्प्टीनेस फील हुई, और ये एम्प्टीनेस उसे नाहिलिज्म की वजह से फील नहीं हुई बल्कि ये इस वजह से हुआ क्योंकि उसे ये रियलाइज हुआ कि उसने कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर दिया अपनी लाइफ में। और उसने लास्ट में ओरिहिमे से एक सवाल पूछा था, Are you afraid of me? ये सवाल उसने ओरिहिमे को डराने के लिए नहीं पूछा था बल्कि इसलिए पूछा था क्योंकि वो जानना चाहता था कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, और वो साथ ही दो और चीजें भी जानना चाहता था। सबसे पहले तो वो ह्यूमन इमोशंस को समझना चाहता था, और दूसरा वो ये जानना चाहता था कि ओरिहिमे उसे अभी भी मॉन्स्टर समझती है क्या। लेकिन ओरिहिमे के कुछ भी बोलने से पहले वो धूल बन के हवा में मिल जाता है, पर उसके फाइनल वर्ड्स सीधा दिल पे लगते हैं। इस बेचारे ने अपनी पूरी जिंदगी इसमें बिता दी कि इमोशन और हार्ट जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, पर अपने फाइनल मोमेंट्स पे उसे रियलाइज हुआ कि हार्ट कोई फिजिकल चीज नहीं है बल्कि एक इनविजिबल बॉन्ड है लोगों के बीच का। और उसे ये भी रियलाइज होता है कि वो जैसा खुद के बारे में सोचता था वो वैसा था नहीं, बल्कि उसकी सिचुएशंस ने उसे इतना एम्प्टी, कोल्ड और नाइलिस्टिक बनाया। उकियोरा ब्लीच का ही नहीं बल्कि पूरे एनिमे वर्स में सबसे ज्यादा ट्रेजिक कैरेक्टर है, क्योंकि उसने इमोशंस के बारे में तब समझना स्टार्ट किया जब बहुत देर हो गई थी। भले ही वो एक हॉलो था लेकिन उसके फाइनल मोमेंट्स किसी ह्यूमन जैसे थे। और ये में जब उकियोरा की तरफ भागी थी उसके फाइनल मोमेंट्स पे, तो ये चीज ये सिंबलाइज करती है कि he was not just a monster, he was capable of change. He finally wanted to understand emotions, but fate did not give him enough time. Conclusion: The beauty of Ukiyora's death. उकियोरा की डेथ से सिर्फ हमें एक फाइट का कंक्लूजन नहीं मिला बल्कि हमें वन ऑफ द मोस्ट सिनेमैटिक डेथ इन एनिमे भी देखने को मिली। इस सीन में हमें कितनी खूबसूरती से फिलोसॉफिकल और इमोशनल चेंज देखने को मिला। इसके जो फाइनल वर्ड्स थे वो इसे वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक एंड ब्यूटीफुल रिटर्न कैरेक्टर बनाते हैं। He died believing in nothing, but in his final moments, he found something worth believing in, even if he never got to fully experience it. आजकल का समय इतना ज्यादा जल्दी बीत रहा है कि हमें मौका ही नहीं मिल रहा एक बार वापस से अपनी जिंदगी जीने का। पहले हम अपनी जिंदगी जीते थे जैसे बादलों को चलते हुए देखते थे, सुबह चिड़ियों की चहचहाहट सुनते थे, अपने दोस्तों के साथ खेलते थे और ना जानते हुए भी अपनी भावना को खुल के स्पष्ट कर पाते थे। परंतु आजकल के समय में हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी उकियोरा जैसे बनते जा रहे हैं, यानी अंदर से बिल्कुल खाली। तो मेरा यही कहना है कि अपनी तेज जिंदगी में से थोड़ा समय निकालो और अपनी जिंदगी को जियो, ताकि तुम्हें ये महसूस हो कि तुम जिंदा हो। नहीं तो अंत में बस मलाल ही रह जाएगा कि मैं वो कर देता तो मैं आज ये ना होता।
तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताओ। और हाँ, मैं जानता हूँ कि मुझे बहुत ही ज्यादा लेट हो गया वीडियो डालने में, और ऐसे इस वजह से हुआ क्योंकि मुझे उकियोरा वाले सभी एपिसोड्स वापस से देखने पड़े और मेरी एनिमे देखने की स्पीड भी बहुत कम हो गई है। मैक्स टू मैक्स मैं बस एक ही एपिसोड देख पा रहा हूँ एक दिन में, इसी वजह से इतना टाइम लग गया वीडियो बनाने में। बाकी अगर तुम्हें ऐसी वीडियो किसी और कैरेक्टर पे चाहिए तो कमेंट्स में बताओ, और हाँ, ये वाली वीडियो जाके देखो क्योंकि मैं तुम्हें वहीं पे मिलूंगा।